वेलकम टू टारगेट विथ इंडियन। नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम लोग ज्यामिट्री या रेखा गणित से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों को देखेंगे या फार्मूला को देखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होंगे। विशेषकर यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और अन्य प्रदेश के जो राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में सीसैट संबंधित जहाँ भी मैथमेटिक्स में रेखा गणित का सिलेबस होगा वहाँ यह समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगा। पहला इसमें देखते हैं, यानी पहला है वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग और बराबर होता है हाफ विकर्ण का वर्ग। अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भुजा ज्ञात हो तो भुजा का वर्ग कर देंगे और यदि विकर्ण ज्ञात है तो विकर्ण का वर्ग करके उसका आधा कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल प्राप्त किया जाएगा या प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ एक वर्ग दिखाया गया है। वर्ग का मतलब ये है कि जिसकी सभी भुजाएं समान हो, जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर वर्ग दिखाया गया। वर्ग की प्रत्येक भुजा ए है और जो इसका विकर्ण है a√2 है। क्योंकि यहाँ विकर्ण मिला देंगे तो यह कोण 90 डिग्री का हो जाएगा और यह एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं होंगी और इस तरह से हम इसका जो है विकर्ण प्राप्त कर सकते हैं। तो विकर्ण जो हो जाएगा a√2 होगा, यानी वर्ग का विकर्ण होता है √2 भुजा, यानी भुजा गुणे कर्णी में 2, यह वर्ग का विकर्ण होता है। वर्ग और आयत में बस एक ही चीज़ का अंतर होता है कि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं जबकि आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। बाकी सभी शर्तें वर्ग जैसी ही होती हैं। वर्ग और समचतुर्भुज जो होता है, समचतुर्भुज और वर्ग में यह अंतर होता है कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं तो समान होती हैं लेकिन उसका कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, और जबकि वर्ग में सभी भुजाएं समान होती हैं साथ साथ उसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, जबकि समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। इसके अलावा आयत में हमने देखा कि आयत की समूह भुजाएं समान होती है। ऐसे इस शर्त समांतर चतुर्भुज का होता है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समानांतर तथा बराबर होती हैं लेकिन उसका कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, जबकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और उसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा वर्ग समचतुर्भुज के रूप में और आयत जो है समांतर चतुर्भुज के रूप में। तो यह इसके फार्मूले रहे, यानी वर्ग के लिए हमने विकर्ण को प्राप्त कर सकते हैं और विकर्ण और भुजा ज्ञात है तो हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और वर्ग का परिमाप जो होता है चारों भुजाओं का योगफल अर्थात 4a होता है। परिमाप का मतलब हुआ कि पूरी जो चारों भुजाएं उसका हम जोड़ दें तो जो भी उसका माप आएगा वो उसका परिमाप हो जाए, पेरीमीटर हो जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण फार्मूला है कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की 4 दीवारों या चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इन ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई ब्रैकेट क्लोज इंटू ऊंचाई। यानी कहने का मतलब लंबाई में चौड़ाई को जोड़ करके उसमें ऊंचाई के दुगने से गुणा कर दिया जाए तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्राप्त किया जाएगा। तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट है ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज। ध्यान रखना है समबाहु मतलब जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो। त्रिभुज आपके त्रिभुज जो यह होता है त्रिभुज में आपके कुल मिलाकर के 6 अंग होते हैं, यानी किसी भी त्रिभुज में 6 अंग होते हैं, 3 उसकी भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। इसी प्रकार से त्रिभुज आप 6 प्रकार के त्रिभुज कर सकते हैं, 3 भुजाओं के आधार पर, 3 कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर जो होते हैं यदि सभी भुजाएं बराबर हो तो समबाहु हो जाएगा, 2 भुजाएं बराबर होगी तो समद्विबाहु होगा, कोई भुजाएं बराबर नहीं होगी तो विषमबाहु हो जाएगा।
कोणों के आधार पर आप यदि कोण 90 डिग्री का बनाता है तो समकोणी हो जाएगा, अधिक कोण बनाएगा तो अधिक कोणीय हो जाएगा, और न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से कम का बनाएगा तो न्यून कोणीय हो जाएगा। तो 3 तरह के त्रिभुज हो गए कोणों के आधार पर, और 3 भुजाओं के 6 प्रकार के त्रिभुज हो गए। तो ये त्रिभुजों का वर्गीकरण हमने देखा, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं सूत्रों के बारे में। तो ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के अंतः वृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त का मतलब त्रिभुज के अंदर जो बना हुआ है, अंतःवृत्त, अंतः मतलब अंदर से ही है, तो त्रिभुज के अंदर जो बनाया गया है की त्रिज्या जो होगी a/2√3 होगी। था परिवृत्त, परिवृत्त का मतलब जो समबाहु त्रिभुज परि मतलब बाहर की तरफ जो वृत्त बनाया गया, परिवृत्त की त्रिज्या a/√3 होगी। यदि हम अंतःवृत्त की त्रिज्या को r1 कहें, r1 = a/2√3, और परिवृत्त की त्रिज्या को r2 कहें तो यह हो जाएगा a/√3। दोनों में संबंध होगा r2 = 2r1, अर्थात समबाहु त्रिभुज के लिए परिवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या की दुगनी होती है। यह आपका समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा ए है, और ओ जो इसका है अंतःवृत्त की त्रिज्या है यानी r1 होगा, और इसके बाहर यदि हम बना देते हैं वृत्त तो ये परिवृत्त हो जाएगा, इसकी त्रिज्या को हम r2 कर देंगे तो ये इसका सूत्र हो जाएगा, ये इसमें संबंध रहा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला देखते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल = आधार गुणे ऊंचाई, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ विकर्णों का गुणनफल, यानी ये होगा d1 d2 by 2, यानी विकर्णों के गुणनफल का आधा कर दिया जाए तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। और समचतुर्भुज में एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है कि 4a² = d1² + d2², जहाँ a जो है समचतुर्भुज की भुजा है, d1 और d2 जो है समचतुर्भुज के विकर्ण हैं। समचतुर्भुज का मतलब हमने बताया था पहले ही, समचतुर्भुज जो आपका होगा जिसकी प्रत्येक भुजाएं तो समान होगी लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, और यदि समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा तो वह वर्ग हो जाएगा। इसी फार्मूले को यदि आयत के रूप में हम लिखेंगे तो यह हो जाएगा, जहाँ यानी हमने देखा समचतुर्भुज के लिए सूत्र क्या था, 4a² = d1² + d2² के रूप में हमने देखा। और यदि आयत जब ये हो जाएगा तो यह जाएगा 2a² + b² होगा d1² + d2², यानी 4a² की जगह 2, चूँकि वहाँ भुजा समान थी, यहाँ लंबाई चौड़ाई 2 रूपों में होगा, तो 2a² + b², और ये सेम रहेगा d1² + d2²। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है किसी भी कंपटीशन के लिए। नेक्स्ट फार्मूला है किसी समचतुर्भुज के विकर्णों के आधे भाग, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों के आधे भाग एवं समचतुर्भुज की एक भुजा एक सम त्रिभुज बनाते हैं जिसका कर्ण चतुर्भुज की भुजा होगी। इसका कहने का जो तात्पर्य यह है कि कोई किसी समचतुर्भुज के विकर्णों के आधे भाग, कोई समचतुर्भुज हम बना लेते हैं, समचतुर्भुज मान लीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा समान है, विकर्णों के आधे भाग यानी विकर्ण का आधा भाग हो गया, एवं समचतुर्भुज की एक भुजा, कोई भी एक भुजा ले लेते हैं, कोई भी एक भुजा एक समबाहु त्रिभुज बनाती है, यानी इसको यहाँ से मिला दें तो यह जो होगा एक समबाहु त्रिभुज बनाएगी जिसका कर्ण चतुर्भुज की एक भुजा होगी, यानी कर्ण जो होगा ये चतुर्भुज की एक भुजा जो है यह उसका कर्ण हो जाएगा। यदि यह कर्ण हो गई इसका मतलब यह समकोण त्रिभुज बनाता है, सॉरी समबाहु त्रिभुज नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा कट हो गया, इस हिसाब से यह एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होगा यह समचतुर्भुज की एक भुजा बनेगी, यानी यहाँ से जो ये शर्त है एक समकोण त्रिभुज के लिए बताया गया है। इसको पुनः देखते हैं। सपोज यह एक समचतुर्भुज है और यह इसका विकर्ण है, इसका मध्य बिंदु लेते हैं और इसको यहाँ से मिला देते हैं तो यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसके सामने वाला जो होगा वह आपका उसका जो समचतुर्भुज की जो भुजा है वह विकर्ण हो जाएगा, यानी कर्ण होगा, कर्ण हो जाएगा। यह विकर्ण है, विकर्ण का आधा हमने लिया, और ये जो भुजाएं हैं आपकी एक लंब
और एक आधार हो जाएगी। यानी जो यदि हम इसको ए थीटा लेते हैं, यदि इस कोण को लेते हैं तो ये लंब हो जाएगा, और यदि इसको हमने कोण या थीटा मानते हैं तब ये लंब होगा और एक आधार हो जाएगा। तो ये इसका मूल थ्योरम रहा। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलों को देखते हैं ज्योमेट्री से संबंधित। पहला होगा किसी बहुभुज, बहुभुज का मतलब हुआ जिसकी बहुत सी भुजाएं हो, यानी n भुजाएं हो, जिसकी बहुत सी भुजाएं हों। जैसे आपका तीन भुजाओं वाला त्रिभुज होता है, चार भुजाओं वाला चतुर्भुज होता है, पांच भुजाओं पंचभुज, खष्टभुजा, खष्टभुज, अष्टभुज, ऐसे यहाँ पर बहुभुज है। इन भुजाओं की संख्या निश्चित नहीं है, भुजाएं बहुत ज़्यादा हैं, अर्थात आप उसमें n उसको ले सकते हैं। तो किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल जो होता है वह 360 डिग्री होता है। जैसे किसी भी एक बिंदु पर कोई पॉइंट हम ले लें, तो एक पॉइंट पर या एक वृत्त के लिए या एक पॉइंट पर एक बिंदु पर जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल जो होता है उसके लिए फार्मूला होता है इन ब्रैकेट n-2 ब्रैकेट क्लोज इंटू 180। यानी n-2 में यदि 180 गुणा कर दिया जाए तो यह अंतः कोणों को योगफल, किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल प्राप्त हो जाएगा। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 2n-2 इंटू 90 डिग्री। ये भी आपका वही रूप है, क्योंकि इसमें 80 को हमने 90 गुणे 2 कर दिया है, तो यह जो होगा किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल हो जाएगा। बहुभुज के अंतः और बाह्य कोणों के योगफल का अनुपात जो होता है n-2 रेशियो 2 होता है। किसी सम बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण जो होता है n-2 इन ब्रैकेट इंटू 180 डिग्री बाई n, यानी भुजाओं की संख्या यदि किसी सम बहुभुज, यदि सम बहुभुज में भुजाओं की संख्या n हो तो यह हो जाएगा कोष्टक में n-2 ब्रैकेट क्लोज इंटू 180 बटी भुजाओं की संख्या अर्थात n। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 180 को दो भागों को तोड़ दें तो 2 गुणे 90 हो जाएगा, 2 का अंदर गुणा कर दें तो 2n-4 इंटू 90 बाई n होगा। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2n-2 इंटू 90 बाई n। किसी बहुभुज, किसी समबहुभुज, किसी समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 360 बटे n होगा। यानी भुजाओं, किसी समबहुभुज में यदि भुजाओं की संख्या n हो तो उसका प्रत्येक कोण जो होगा 360 में हम भुजाओं की संख्या को भाग कर दें तो उसका प्रत्येक कोण मालूम हो जाएगा। बहुभुज के कुल विकर्ण, यानी बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी, उसका सूत्र यह होता है n इंटू इन ब्रैकेट n-3 ब्रैकेट क्लोज बाई 2। इसको ऐसे भी कर सकते हैं बिग ब्रैकेट n इन ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज बाई 2 माइनस n ब्रैकेट क्लोज। ये बहुभुज के विकर्णों की संख्या है। नेक्स्ट फार्मूला आपका है, नेक्स्ट सूत्र है किसी त्रिभुज में भुजाओं के वर्गों का योगफल, किसी त्रिभुज में भुजाओं के वर्गों का योगफल का 3 गुना माध्यिकाओं के वर्गों के योगफल का 4 गुने के बराबर होता है। ये अपोलोनियस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम एक त्रिभुज लिए हैं ABCD और यहाँ पर उनकी माध्यिकाएं M1 M2 M1 M2 M3 है। तो भुजाओं के वर्गों का 3 गुना यहाँ पर दिखाया गया है और माध्यिकाओं के वर्गों के योगफल का 4 गुना के बराबर है। यानी भुजाओं के वर्गों के योगफल का तिगुना कर दें तो वह बराबर होगा माध्यिकाओं के वर्गों के योगफल के 4 गुने के। दैट्स अपोलोनियस प्रमेय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अंतः केंद्र संबंधित फार्मूला को देखते हैं। अंतः केंद्र किसे कहते हैं, इसमें बताया गया है कि इस त्रिभुज में त्रिभुज के कोणों की अर्धक रेखाओं को का प्रच्छेद बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। यानी अंतः केंद्र है, जैसे ABC है और इसके कोण A का कोण A का अर्धक, कोण B का अर्धक और कोण C का अर्धक यहाँ पर I पर मिलता हुआ दिखाया गया है, तो I ही इसका अंतः केंद्र है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है या कोण है या प्राप्त करने का जो अंतः केंद्र में होता है, कोण BIC मतलब केंद्र पर जब बना कोण है वह बराबर होगा 90 प्लस जो सामने वाला कोण A है उसका आधा। यानी अंतः केंद्र में कोण BIC यानी कोण जो A वाला है I,
वह होगा 90 प्लस सामने के कोण के आधे के योगफल के बराबर होगा। और परिकेंद्र के लिए देखते हैं। परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक के लिए भी हम इसी प्रकार से देखेंगे। तो परिकेंद्र क्या होता है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। किसी त्रिभुज में त्रिभुजों की भुजाओं के लंबार्धक का प्रच्छेद बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। जैसे आपका परिकेंद्र या किसी त्रिभुज में भुजाओं के, किसी त्रिभुज में त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक, लंबार्धक का मतलब ऐसा लंब जो भुजाओं को प्रच्छेद करे, यानी आधे पर काटे, वो लंबार्धक कहलाएगा। तो भुजाओं का लंबार्धक देखते हैं। यहाँ से लंब पर है और यहाँ पर लंब, और तीनों भुजाएं, तीनों का लंबार्धक यहाँ पर जो काटेगा वो यश पर काट रहा है, तो वह आपका परिकेंद्र है। परिकेंद्र का मतलब त्रिभुज के परि मतलब बाहर की तरफ से जो खींचा गया, उनके शीर्ष बिंदुओं से होकर जाए, वो परिकेंद्र कहलाएगा। तो परिकेंद्र में कोण जो होगा BSC, यानी ये वाला BSC बराबर होगा सामने के कोण का दुगुना होगा। सामने का कोण A है, इसका दुगुना होगा। वैसे प्रत्येक के लिए सत्य होगा, यानी हमने इसको लिया और उसी तरह से हम इसका दुगुना करेंगे तो उसके सम्मुख वाला होगा, और C का दुगुना करेंगे तो उसके सम्मुख वाला होगा। तो इस तरह से परिकेंद्र रहा। लंब केंद्र देखते हैं। लंब केंद्र त्रिभुज के शीर्ष से खींचे गए लंबों का प्रच्छेद बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। जो लंबार्धक होगा, लंब केंद्र जो होगा, लंब केंद्र है त्रिभुज के शीर्ष से, यानी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर जो लंब खींची जा रही है उसका प्रच्छेद बिंदु, यानी इसमें भी तीन आपके होंगे, जो कि ए से, यानी शीर्ष ए से लंबार्धक खींचा गया है, बी से और सी से खींचा जाएगा, तो ओ पर प्रच्छेदित कर रहा है, तो ये लंब केंद्र ओ हुआ इसका। और कोण जो उसी तरह से BOC, यानी ए सामने वाला कोण जो होगा वह 180 में से सम्मुख कोण ए को घटा दिया जाए तो यह प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही प्रत्येक के लिए होगा। यदि हमें सी के सामने वाला प्राप्त करना होगा तो उसमें से हम सी को घटाएंगे, और बी के सामने वाला प्राप्त करना होगा तो 180 में से बी को घटाएंगे। तो इस प्रकार से यह आपका लंब केंद्र के लिए हुआ। इसके बाद केंद्रक के लिए देखते हैं। त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रच्छेद बिंदु केंद्रक कहलाता है। अभी हमने इस सूत्र को अपोलोनियस के प्रमेय के रूप में देखा कि जो केंद्रक होता है ये आपका माध्यिकाएं, त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। माध्यिकाओं के थ्योरम को हम जानते हैं। माध्यिकाएं जो होती है वह जो प्रच्छेद करती हैं वह 2 संबंधी 1 के अनुपात में काटती हैं, यानी ऊपर वाला भाग 2 के भाग में होता है और नीचे का 1 होता है, यानी 2 संबंधी 1 के अनुपात में काटती हैं। और किसी भी त्रिभुज में जो होता है भुजाओं के वर्गों का योगफल का 3 गुना माध्यिकाओं के वर्गों के योगफल के 4 गुने के बराबर होता है। इसके थ्योरम को ऊपर हमने देखा है। तो इस प्रकार से यह केंद्रक रहा जो माध्यिका। इसके बाद यह है समबाहु त्रिभुज की स्थिति में, यानी त्रिभुज यदि समबाहु होगा, समबाहु का मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान हो, यदि समबाहु त्रिभुज की स्थिति में अंतःकेंद्र, अंतःकेंद्र का मतलब कोणों का अर्धक से जो बना हुआ केंद्र होगा, अंतःकेंद्र अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्र चारों एक ही बिंदु पर होते हैं। यानी जो हमने ये चारों उपरोक्त देखा है, ये चारों आपके जो हैं क्रम से, ये जो है अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक है, यदि यही सब चारों चीज़ें समबाहु त्रिभुज के रूप में प्राप्त किया जाए तो केंद्रक चारों एक ही बिंदु पर होंगे। यानी इन सबों का जो मतलब इस चारों जो होंगे, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक, ये एक ही बिंदु पर प्राप्त किए जाएंगे। नेक्स्ट थ्योरम है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो प्राप्त त्रिभुज का केंद्रक, जो यहाँ पर हमने केंद्रक प्राप्त किया, और मूल त्रिभुज का केंद्रक, मूल त्रिभुज का केंद्रक दोनों एक ही स्थान पर होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब स्थिति के बारे में देखते हैं कि अंतःकेंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र और केंद्र की स्थिति क्या होती है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो अंतःकेंद्र देखते हैं। सभी त्रिभुज का अंतःकेंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। यानी किसी प्रकार का त्रिभुज हो, वह आपका समबाहु हो, समद्विबाहु हो या विषमबाहु हो, अधिक कोणीय है, न्यून कोणीय या समकोणीय हो, किसी प्रकार का हो, सभी के लिए अंतःकेंद्र जो होता है त्रिभुज के अंदर ही स्थित होता है।
और दूसरा लंब केंद्र देखते हैं। न्यून कोणीय त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र समकोणीय बिंदु पर होता है। अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। एक ठो यही है जो बाहर होता है इस दशा में, बकिया सभी अंदर होते हैं। इस बात को ध्यान रखना है कि लंब केंद्र ही ऐसा है जो अधिक कोण की स्थिति में वह बाहर होता है, बकिया सभी स्थिति में या तो अंदर होते हैं या तो भुजाओं पर होते हैं। नेक्स्ट है परिकेंद्र। परिकेंद्र में न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। न्यून कोणीय त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र सदैव कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। समकोण त्रिभुज में परिवृत्त का व्यास कर्ण होता है। अधिक कोण त्रिभुज का केंद्रक त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। केंद्रक सभी त्रिभुज का केंद्रक त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। यानी बाहर के केस में हमने देखा केवल एक ही दशा थी बाहर होने के लिए, वह थी लंब केंद्र के लिए। और लंब केंद्र में अधिक कोण यदि होगा तो उसका लंब केंद्र जो होगा त्रिभुज के बाहर होगा। बकिया किसी भी दशा में अंत केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र चाहे केंद्रक होगा वह बाहर नहीं होता है, या तो भुजाओं पर होता है या तो अंदर होता है। तो यह चीज़ ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखते हैं यह आपका परिवृत्त की त्रिज्या है। यानी परिवृत्त का मतलब यह त्रिभुज है, त्रिभुज के परि मतलब बाहर की तरफ से एक वृत्त बनाया गया है, परिवृत्त है। और अंतर्वृत्त है मतलब त्रिभुज के अंदर बनाया गया है। तो यहाँ पर जो आपका परिवृत्त की त्रिज्या है और यह जो है अंतर्वृत्त की त्रिज्या है, इसमें संबंध को यदि हम देखें तो संबंध को अभी हमने ऊपर देखा। समबाहु त्रिभुज के लिए जो था आपका r ए अपान रूट थ्री था, और अंतर्वृत्त की त्रिज्या जो थी ए अपान टू रूट थ्री था। अर्थात अंतर्वृत्त की त्रिज्या जो है बाह्यवृत्त जो आपका परिवृत्त की त्रिज्या की आधी है, या परिवृत्त की त्रिज्या जो है अंतर्वृत्त की त्रिज्या की दुगनी है। इसको हमने ऊपर देखा है। और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रूप में होता है कि यदि परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R हो तो भुजाएं ए डॉट बी डॉट सी अपान 4 डेल्टा होता है। डेल्टा जहां आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, इसको ट्रिग्नोमेट्री में विधिवत रूप से देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, या वहाँ पर व्यापक रूप से ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला के रूप में उपयोग किया जाता है। और अंतर्वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r इक्वल टू डेल्टा बाई एच होता है, जहाँ डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। यस जो परिमाप होता है, यानी परिमाप जो होता है अर्ध परिमाप होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई टू होता है। यानी 2s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा और चर्चा कर लें तो जो डेल्टा होता है, डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यह आपका होता है रूट यस माइनस ए यस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस सी। यानी सभी का मल्टीप्लिकेशन होता है यस इंटू इन ब्रैकेट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जहाँ यस जो होता है इसको अर्ध परिमाप कहते हैं। यस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू होता है। इसको पुनः देख सकते हैं। यानी इसमें हम डेल्टा को कह सकते हैं डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल। यह किसी भी त्रिभुज के लिए होगा, त्रिभुज का जो भी प्रकार हो, समकोणीय, अधिक कोणीय, न्यून कोणीय जो भी हो, उसके लिए यह आपका हो जाएगा रूट एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होगा। और एस को हमने देखा एस इक्वल टू जो अर्ध परिमाप है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू है। जबकि त्रिभुज का जो मानक सूत्र होता है, किसी भी त्रिभुज का जो मानक सूत्र है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये किसी त्रिभुज के लिए मानक सूत्र होता है। और जबकि अलग अलग त्रिभुजों के लिए अलग सूत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज हुआ तो उसके लिए क्षेत्रफल का सूत्र होता है कर्ण 3/4 भुजा का स्क्वायर। और यदि आपका समद्विबाहु हुआ या विषम बाहु हुआ तो उसके लिए अलग अलग सूत्रों का प्रयोग करके हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति संबंधित फार्मूले होते हैं। यहाँ पर उन समूह की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर रेखागणित संबंधित सूत्रों का चर्चा कर रहे हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज में जो कैपिटल R होगा, यानी परिवृत्त की त्रिज्या जो होगी कर्ण की आधी होगी।
भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जबकि समकोण त्रिभुज में ही अंतर्वृत्त की त्रिज्या जो होगी स्मॉल r इक्वल टू लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2 होगी। नोट देखते हैं, नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी समकोण त्रिभुज में परिवृत्त और अंतर्वृत्त के व्यास का योगफल समकोण त्रिभुज के लंब और आधार के योगफल के बराबर होता है। और नेक्स्ट है, किसी त्रिभुज में दो कोणों की अर्धक रेखाएं खींची जाएं तो उनके प्रच्छेद बिंदु पर बना कोण यह होगा। जैसे अभी इसको हमने देखा, यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों की अर्धक रेखाएं खींची जाएं तो उनके प्रच्छेद बिंदु पर बना कोण, जैसे अब हमने ABC लिया है, B का अर्धक खींचा और C का अर्धक खींचा, दोनों का अर्धक को मिलाया तो यह जो आपका कोण बन रहा है थीटा है। तो थीटा बराबर जो होगा 90 प्लस a/2, सामने का कोण a है उसका आधा, यानी 90 में सामने वाले कोण जिसका हमने अर्धक नहीं खींचा था उसका आधा जोड़ दें तो वो जो अर्धक से दो कोणों की अर्धक से जो बना कोण है वह तीसरे जिसका अर्धक हमने नहीं लिया उसमें उसका आधा को 90 में जोड़ दिया जाए तो वह होगा, अर्थात ये अधिक कोण बन जाएगा, यानी अधिक कोण ही बनेगा। और उसी को यदि हम बाहर करके उस कोण का अर्धक से b का आंतरिक हमने अर्धक किया, यदि बाहर अर्धक किया जाए तो यहाँ पर न्यून कोण ही बनेगा, अर्थात थीटा जो होगा 90 डिग्री माइनस सामने का कोण a/2 उसमें से घटा दिया जाएगा, 90 माइनस कोण a/2 अर्थात न्यून कोण ही बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी। नेक्स्ट है, यदि किसी त्रिभुज में किसी कोण की अर्धक रेखाएं खींची जाएं तो वह रेखा सामने वाली भुजा के शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करती है। इसको देखा जाए, जैसे ABC है, ABC एक त्रिभुज है और कोण A की अर्धक रेखा खींची जा रही है। जैसे कोण की अर्धक रेखा खींचा हमने AD खींचा तो यह कोण A को दो भागों में बांट दिया, मान लेते हैं उसका कोण 2 थीटा है तो ये थीटा के रूप में विभक्त हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपको, यह हो जाएगा BD बटे CD बराबर AB बटे AC। यही ये कह रहा है, कहने का इसका आशय यही था कि यदि किसी त्रिभुज के किसी कोण की अर्धक रेखाएं खींची जाए, हमने अर्धक रेखा खींच दिया तो वह रेखा सामने की भुजाओं को शेष दो भुजाओं के अनुपात में बांटता है। जो सामने की जो भुजाएं हैं, यानी ये अर्धक रेखा जो सामने की भुजा को बांटा BD बटे DC में अनुपात में, तो यह जो अनुपात होगा शेष उसकी भुजा AB बटे AC के अनुपात में। वहीं इसको हम इस रूप में भी कर सकते हैं, जैसे ABC है और इसने मान लीजिए यहाँ पर एक कोण के अर्धक हमने खींचा, इस तरह से हमने इसको बढ़ा दिया तो इसका अर्धक खींचा यहाँ पर, और यह जो आपका थीटा के रूप में यहाँ भी अर्धक कट गया। तो ये जो भुजा को दो अनुपात में काट रहा, अब ये भुजा को काट रहा है BC की बढ़ी हुई भुजा के रूप में, तो इसका अनुपात हो जाएगा BD, यानी पूरी भुजा BD बटे CD बराबर AB बटे AC, यानी शेष भुजा AC AB और AC हैं। तो ये बाह्य रूप में है और आंतरिक रूप में है। इसके बाद है त्रिभुज का केंद्रक त्रिभुज की माध्यिकाओं को दो संबंधी एक के अनुपात में विभाजित करती है। इसको ऊपर हम देख चुके हैं। अगले फार्मूले जो समरूप त्रिभुज से संबंधित होंगे या अन्य रेखागणित के अन्य जो फार्मूले या थ्योरम हैं वह वीडियो के अगले अंक में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।